आज है 23 ऑफ द 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है उस न्यूज़ के बिहाफ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका क्या करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए आज है 23 ऑफ द फेब। आज के जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है, व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द टू न्यू प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स इन काकरा पार एटॉमिक पावर स्टेशन। समझना, ये जो एटॉमिक पावर स्टेशन है, पहली बात ये बना हुआ कहां पर है, तो याद रखना ये कहां पर बना है, गुजरात में। इसके अंदर दो नए क्या बनाए जा रहे हैं, तो हैवी रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए का उसका बजट अलॉट किया गया, तो अभी लगभग 22,500 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये तो हो गया जस्ट एक सिंपल सी न्यूज। अब समझना कि इंडिया में अगर बात की जाए एटॉमिक पावर की, तो एटॉमिक पावर इंडिया में आई कहां से, तो समझना आपको पता होगा कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय हमने किसकी या यूएसए ने किसकी फॉर्मेशन कर ली थी, तो क्या बना चुका था, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका था। और जब न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका था तो वो डाल चुका था किसके ऊपर, तो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर वो डाल चुका था। तो पूरी दुनिया के अंदर क्या हो चुका था, पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रेंड आ चुका था, एक रेस लग चुकी थी कि अगर हमें दुनिया में पावरफुल रहना है, अगर हमें दुनिया में पावरफुल शो करना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वेपन होना चाहिए। और उस टाइम पर या आज भी देखा जाए तो वेपन कौन सा है, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो सारे देश इस होड़ में, इस रेस में लग जाते हैं। भारत उस समय क्या कर रहा था, तो भारत उस समय इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल कर रहा होता है, 1945 की बातें ये सब। ठीक है, शायद मैंने कल या परसों वाले लेक्चर में आपको बताया था, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इसको बनाया होता है। ठीक है, 1945 में, और इनके ऊपर डाला होता है 6 अगस्त और 9 ऑफ द अगस्त को। उसके बाद वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, इंडिया भी 1947 में क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो हमें पता है कि इंडिया के कितने टुकड़े हुए, 2 टुकड़े हुए। तो इधर से कौन सा बना, तो मैंने कहा इधर बन गया इंडिया और इधर बन गया कौन सा, पाकिस्तान। ठीक है, इधर ईस्टर्न पाकिस्तान भी था जो आज बांग्लादेश है। पाकिस्तान सीधा जाकर मिल गया किससे, यूएसए से। ठीक है, और उस समय यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या चल रहा होता है, कोल्ड वॉर चल रहा होता है। तो ये तो इसके साथ चला गया। हमारे इधर कौन है, चाइना। चाइना किसके पास चला गया, इधर चला गया। तो हमें भी एटॉमिक पावर के फील्ड में या हमें भी न्यूक्लियर पावर के फील्ड में कुछ ना कुछ करना था, वरना तो हम पीछे रह जाते, हमारा डिफेंस डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो याद रखना उस समय के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक विजनरी पीएम थे। उनके पास उनके 2 फ्रेंड हुआ करते थे, 2 मित्र हुआ करते थे। क्या नाम था उनका, तो एक का नाम था सीवी रमन और दूसरे कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इन दोनों का इंटरेस्ट था, याद रखना ये दोनों के दोनों पढ़ के आए हुए होते हैं कहां से, या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों के दोनों एक ग्रेट साइंटिस्ट में से एक माने जाते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि सीवी रमन, तो सीवी रमन का इंटरेस्ट किस में होता है, तो इनका इंटरेस्ट था किसके अंदर, तो सीवी रमन का इंटरेस्ट था, सीवी रमन जो होते हैं वो उस समय क्या थे, तो इनको नोबेल पीस प्राइज मिला होता है। ठीक है, और ये जो सीवी रमन थे इनके 2 स्टूडेंट थे, कौन, एक का नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई और एक दूसरे थे कौन से, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब क्या हुआ, सीवी रमन को आपको पता है कि इनको 1930 में क्या मिल चुका है, तो नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर। अब समझना कि ये जो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे इनका इंटरेस्ट था किसके अंदर, स्पेस के अंदर, स्पेस में एक्सप्लोर करना चाहते थे। होमी जहांगीर भाभा का इंटरेस्ट था किसके अंदर, तो इनका इंटरेस्ट था न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर। ठीक है, तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब एक बात बताओ, अगर आप भी होते तो पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन में पहले जाते या फिर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करते, तो डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करते। तो बस यहीं से ध्यान रखना, सबसे पहले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की बात को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उस समय एक डिपार्टमेंट बनाया गया BARC। व्हाट इज BARC, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी फॉर्मेशन हुई होती है 1954 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो ट्राम्बे,
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ट्रॉम्बे, जो कि कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, तो होमी जहांगीर बाबा। इनका काम क्या था, न्यूक्लियर रिएक्टर या एटॉमिक पावर को क्या करना, डेवलप करना। ठीक है, आज के दिन अगर भारत में देखा जाए तो कितने टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं भारत में, तो टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर की जो संख्या है वो लगभग कितनी है, 22। लगभग 7 स्टेट्स में ये बने हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा बना था, तो फर्स्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा था, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, कब बना था, 1969 के अंदर। कहां पर बना था, तारापुर। कहां पर, तारापुर। तारापुर कहां पे है, महाराष्ट्र। ठीक है, ये कहां पर है जिसकी बात हो रही है, काकरापार, तो ये कहां पर है, गुजरात के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सबसे लार्जेस्ट या सबसे बिगेस्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सा है, तो वो हमारे पास कौन सा है, तो याद रखना कुंडनकुलम। कुंडनकुलम, और कुंडनकुलम कहां पर है, तो तमिलनाडु के अंदर है, जो कि क्या है, सबसे लार्जेस्ट है। तो इस थोड़े से इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर। ठीक है, इनसे क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट की जाती है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गए। ठीक है, उसके बाद सोलर पावर प्लांट हो गई, हालांकि वो तो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आ गए। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट हो गया। ठीक है, कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर लोकेशन है, हर बार नहीं रटना होता है, जब कोई न्यूज में आ जाता है तो उसके साथ साथ उसको पढ़ लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड न्यूज के ऊपर। समक्का सारालमा जतारा ट्राइबल फेस्टिवल। देखो ये फेस्टिवल कैसा है, ट्राइबल फेस्टिवल। और मैंने आप लोगों से कहा था कि इस बार जो ट्राइब है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि आपको पता है कि मणिपुर, पूरा का पूरा मणिपुर जल रहा है। ये न्यूज देखते हो ना, किसकी वजह से, ट्राइब्स के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, कुकी और मैती के अंदर। ठीक है, मैती ट्राइब के अंदर। उसके बाद आपको पता होगा कि अभी जम्मू कश्मीर के अंदर या लद्दाख के अंदर भी जो ट्राइब्स थे वो किस में जाना चाह रहे थे, तो एससी वाले एसटी में जाना चाह रहे थे। ठीक है, उसके साथ आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश की एक ट्राइब है, कौन सी, हट्टी। हट्टी ट्राइब को कौन सा स्टेटस मिल गया, तो पहले वो एससी में थी, अब वो एसटी में आ चुकी है। ठीक है, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए याद रखना, इनके जितने भी ट्राइबल फेमस फेस्टिवल होते हैं, जितने भी ट्राइब्स जिस जिस फेस्टिवल को बनाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, ऐसा कौन सा ट्राइब है जो भारत में जब दिवाली होती है, तो हम सब तो दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक ट्राइब ऐसा भी है जो दिवाली को शोरो यानी कि शोक के रूप में मनाता है। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि वो कौन सा ट्राइब है। ठीक है, क्योंकि ट्राइबल पिछले 1 साल से न्यूज में, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है ट्राइब से रिलेट करता हुआ। ठीक है, उसके आर्टिकल्स पूछ सकता है, उसके नेशनल कमीशन के आर्टिकल्स पूछ चुका है, जो हम बात कर चुके हैं। अब समझना, ये कहां का ट्राइबल फेस्टिवल है, तो ये तेलंगाना का फेस्टिवल है। कहां का है, तेलंगाना। और तेलंगाना से एक बात याद रखना, तेलंगाना की फॉर्मेशन कब हुई थी, तो तेलंगाना कब बना था, 2 जून 2014। ठीक है, 2014 में इसको क्या बना दिया गया था, सेपरेट स्टेट बना दिया गया था। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 10 ईयर के लिए उसको किया गया था, अब 2024 में 10 ईयर पूरे हो जाएंगे, फिर उसकी जो कैपिटल वगैरह वो सारी क्या हो जाएंगी, सेपरेट कर दी जाएंगी ऑफिशियली। उसके जो बिल्डिंग्स वगैरह जो भी है, उसके जो डिपार्टमेंट्स है वो सब सेपरेट हो जाएंगे हैदराबाद से, यानी कि आंध्र प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। वेयर वाज द मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन एमटेक्स 24। देखो ये जो एमटेक्स 24 है ना, ये अभी कल परसों एक एक्सरसाइज हुई थी, मिलन एक्सरसाइज। उस मिलन एक्सरसाइज के अंदर ही ये पूरा एक टेक्निकल एक्सपोजिशन हुआ है। ठीक है, तो कहां पर हुआ है, विशाखापट्टनम में। क्योंकि जो मिलन एक्सरसाइज थी वो शायद हमने पढ़ी थी, मिलन एक्सरसाइज जो कि नेवल एक्सरसाइज थी, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, जिसमें 30+ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी कहां पर हुई थी, विशाखापट्टनम में। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी कहां पे है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव। देखो आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब स्कूल में बैग लेकर जाते हैं तो उनके बैग इतने भारी होते हैं कि ऐसा नहीं लगना चाहिए, आपको नहीं लगता कि उनके जो बैग का जो वेट है वो कम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो इतने सारे इस छोटी सी उम्र में इतना सामान लेकर घूमते रहते हैं ना, एक तरीके से देखा जाए तो। अभी याद रखना, अभी पहला ऐसा कौन सा स्टेट बना है जिसने बैगलेस इनिशिएटिव, बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क जो 3 स्टेट में फैला हुआ है। कौन कौन से में, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है और केरला के अंदर है। 3 स्टेट में ये फैला हुआ है। ठीक है,
अब यहां से मैं आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि ये जो वेस्टर्न घाट है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अगर पूछे तो क्या कहोगे, अन्नामुडी, जो कि पार्ट है किसका, अन्नालूदी का। ठीक है, अगर आपसे पूछे ईस्टर्न घाट का तो इसका कौन सा है, जिंदागढ़। कौन सा है, जिंदागढ़ हाईएस्ट पीक, जो कि कहां पर बनी हुई है, आंध्र प्रदेश के अंदर। लेकिन अगर पूछ ले कि अन्नालूदी का हाईएस्ट पीक कौन सा है तो भी कौन सा हो जाएगा, तो अन्नामुडी। और अगर पूछ ले ओनली वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा हो जाएगा, तो अगर ओनली वेस्टर्न घाट आपसे पूछता है तो ध्यान रखना वो कौन सा हो जाएगा, महाबलेश्वर। कौन सा हो जाएगा, महाबलेश्वर, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में बना हुआ है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। ठीक है, और अगर पूछे नीलगिरी का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक के बारे में याद रखना कौन सी है, डोडा बेटा। कौन सी है, डोडा बेटा, जिसकी हाइट 2637 मीटर है। ठीक है, तो इन पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। और जहां दोनों मर्ज करते हैं उसे क्या नाम दिया गया, नीलगिरी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Recently, scientists discovered the world's largest snake in which forest? अभी साइंटिस्ट ने दुनिया का सबसे बड़ा सांप ढूंढा है। कहां पर ढूंढा है, तो कॉमन सी बात है, कहां पर मिला होगा, अमेजोन फॉरेस्ट, क्योंकि यहीं पर क्या मिलते हैं, एनाकोंडाज मिलते हैं। तो ये भी क्या है, एक एनाकोंडा। कितनी उसकी हाइट है, कितना वेट है, तो याद रखना 26 फीट का है और लगभग 200 किलोग्राम उसका वेट है। अब ये क्वेश्चन वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, तो एनवायरमेंट वाली कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक बात याद रखना, अमेजोन के जो फॉरेस्ट है, यहां से पूरी दुनिया में मैक्सिमम लगभग अराउंड 20% जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है वो भी कहां से होता है, अमेजोन के फॉरेस्ट से होता है। ठीक है, और कैसे फॉरेस्ट है ये, तो याद रखना एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। In which city has India's first Skill India Center been inaugurated? पहला स्किल इंडिया सेंटर कहां पर बना है, तो संबलपुर में बना है। कहां पर बना है, संबलपुर के अंदर। तो सिंपल वन लाइनर में भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, स्किल इंडिया समझ गए ना, स्किल इंडिया मतलब लोगों को स्किल प्रोवाइड करके और उनको जॉब वगैरह क्रिएट करना। उसके बाद नेक्स्ट है, इन विच स्टेट एशियाज लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कौन सा स्टेट है वो, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच इंडियन डिप्लोमेट, राइटर एंड पॉलिटिशियन हैज बीन अवॉर्डेड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? तो अभी रिसेंटली शायद आप जानते होंगे शशि थरूर। शशि थरूर एक्चुअल में कौन है, तो ये सिंस 2009 ये क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से केरला में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम से क्या है, तो ये एमपी है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है। ठीक है, इनकी बहुत सारी बुक्स भी आ चुकी हैं। आपने देखा होगा कि ये बहुत बार न्यूज में भी बने रहते हैं। ठीक है, ये अपने कह सकता हूं कि ओपन और बोल्ड बिहेवियर के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में, और इनको फ्रांस ने इनके कामों को देखते हुए, है ना, इनके वर्किंग को देखते हुए इनको क्या दिया है, वो अपना सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया है। ठीक है, तो आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके याद रखना। इनकी कुछ बुक्स भी है जिनको हमें याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। Which has become the 119th member country to join the International Solar Alliance? What is International Solar Alliance समझना। आज अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे एनवायरनमेंट को बचाना है, मुझे एनवायरनमेंट को डिप्लेट होने से बचाना है, जो ग्लेशियर्स हैं उनको पिघलने से बचाना है, मेल्टिंग होने से बचाना है, तो सीधा सा ऑप्शन है, मुझे कार्बन को एमिशन को रोकना होगा। और कार्बन के एमिशन को रोकने के लिए मैंने यानी कि इंडिया ने टारगेट बना रखा है कितना, 2070। और पूरे वर्ल्ड का टारगेट कौन सा है, तो वर्ल्ड का टारगेट ईयर है 2050। अब इसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अचीव करने के लिए मुझे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो थे उनसे हटकर मुझे रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर आना होगा। जैसे सोलर एनर्जी पे आना होगा, विंड पावर पे आना होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उन पे आना होगा। ठीक है, तो इन पे जब आएंगे तो कुछ ना कुछ अलायंस भी हुआ होगा। तो उस टाइम पर याद रखना 2015 में
जब हमारे पास हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, ब्लेंडेड पेट्रोल ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करते थे, तब हमने सोचा कि पूरी दुनिया को किसके ऊपर डिपेंड हो जाना चाहिए, सन के ऊपर। तब हमने क्या किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कब हुआ, 2015 में। ठीक है, इसको बनाने वाले कौन थे, तो इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर याद रखना, एक तो अपने नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, इंडियन पीएम, और उस समय फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे वो क्या थे, इसके फाउंडर थे। ठीक है, फ्रांसिस होलैंड आई थिंक उनका नाम है। ठीक है, तो वो इनके क्या है, फाउंडर है। कब बना था, 2015 में। इनकी जो थीम लाइन है वो क्या है, सन नेवर सेट्स, मतलब कभी भी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, सन थोड़ी ना कभी भी ऐसा होगा कि सूर्य अस्त हो चुका हो, कहीं ना कहीं तो दिखेगा, क्योंकि सूर्य तो फिक्स है, हम ही तो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो निकल रहा होगा, जब निकल रहा होगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी बन रही होगी, और अगर हम ऐसे यूज करेंगे तो हम एनर्जी की डिपेंडेंसी जो है हमारी कोल, पेट्रोलियम, डीजल, इनके ऊपर, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, और छुटकारा मिल जाएगा तो हम किसकी तरफ बढ़ जाएंगे, एनवायरमेंट को बचाने की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये बना कब था, 2015 में। अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। कहां पे है, गुरुग्राम, जो कि कहां पे है, हरियाणा के अंदर है। ठीक है, अब समझना इसके अंदर 119th कंट्री अभी ऐड हुई है, वो कौन सी है, तो वो कौन सी बन गई आपकी, माल्टा। कौन सी कंट्री बन गई है, माल्टा, इसमें 119th नंबर पे ऐड हुई है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये था इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015। अब हमारे पास क्या आ चुका है, बायोफ्यूल। क्या आ चुका है, बायोफ्यूल। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको आंसर करना है कमेंट में कि इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस कब हुआ और कहां पर हुआ। ठीक है, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस कब हुआ, कहां पर हुआ, क्योंकि अब हम किस पे डिपेंड हो गए हैं, बायोफ्यूल्स के ऊपर हमारा झुकाव उसकी तरफ ज्यादा हो गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। Who has won the underwater photographer of the year 2024 award? किसको मिला है, तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, एलेक्स डॉसन को मिला है। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में एलेक्स को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है जो अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट टारगेटेड कंट्री फॉर साइबर क्राइम ग्लोबली। देखो, साइबर क्राइम आजकल बहुत ज्यादा होने लगे हैं, और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपके साथ। आपके बैंक से अकाउंट से पैसे उड़ सकते हैं आपके साथ। मैं कह सकता हूँ कि आपके एटीएम से कोई एटीएम को एक्सचेंज करके आपको पता ना चले एटीएम से पैसे निकल सकते हैं ना। दुनिया भर के अलग अलग टाइप के साइबर फ्रॉड होते हैं। तो उसकी एक रैंकिंग बनाई गई, और उस रैंकिंग के अंदर भारत कौन से नंबर पे आता है, तो भारत आता है 80th नंबर पे, यानी कि 80वें नंबर पे भारत स्टैंड करता है। अब इस साइबर जो है, साइबर क्राइम, क्या इसको रोकने के लिए कुछ किया नहीं जा रहा, तो याद रखना भारत ने एक इनिशिएटिव चलाया था जिसका नाम था साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। और ये जो साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव ये स्टार्ट हुआ था 2018 में। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द बुक स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ द ममलपुरम। देखो एक्चुअल में ये है क्या, ये एक बुक लिखी गई है। ठीक है, जो आज से काफ़ी साल पहले के जो हमें स्टोन्स वगैरह मिलते हैं, जो हमारे कह सकता हूँ कि मैं जैसे पल्लवा डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी है ना, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, उनके टाइम के जो हमें स्टोन्स वगैरह मिलते हैं उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है। किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, अश्विन प्रभु ने। किसने लिखी है, अश्विन प्रभु ने। और ये यही काम करते हैं। ऐसी ही बुक्स, ये बहुत सारे बुक्स भी लिख चुके हैं, 40+ बुक्स भी इनके द्वारा लिखी जा चुकी है। तो याद रखना एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बुक से भी आ जाता है, तो पूरे मंथ में अगर कोई बुक लिखी जाती है तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इसका आंसर तो आप आराम से दे सकते हो। आज 23 फेब है, तो आज ही का दिन मैंने लिखा होगा, तो कब बनाया गया होगा, 23 ऑफ द फेब को। ठीक है, क्या नाम है, वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। अब समझना वर्ल्ड में पीस कैसे आएगी, तो क्या नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, और वर्ल्ड वॉर हो गया तो पीस खत्म हो गई। और वर्ल्ड वॉर ना हो इसके लिए कौन सा ग्रुप बना है, तो याद रखना यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का काम ही ये है कि उसको क्या अवॉइड करना है, कौन सा, वर्ल्ड वॉर
2023, क्योंकि इससे पहले एक ग्रुप बना था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, और उस लीग ऑफ नेशन का काम था क्या अवॉइड करना, तो ये बना था आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और लेकिन गलती से हो क्या गया वर्ल्ड वॉर सेकंड, तो लीग ऑफ नेशन को कर दिया गया खत्म। फिर नया ग्रुप बना यूनाइटेड नेशंस, और इसका काम है टू अवॉइड वर्ल्ड वॉर 3 जैसे सर्कमस्टांसेस ना बने दुनिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आता है हमारा, विच एक्टर हैज रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। देखो सबसे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड कब से दिए जाने लगे हैं, तो कब से दिए जाने लगे हैं 1969 से। ठीक है, 1968-69 से दिए जाने लगे हैं। सबसे पहला किसको मिला था, तो आपको शायद पता होगा देविका रानी। सबसे पहला किसको मिला था, देविका रानी को मिला होता है, जिनको फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है। फिर दादा साहब फाल्के कौन थे, तो इनके नाम पर अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये कौन थे, तो याद रखना इन्होंने एक मूवी बनाई थी 1913 में, और उस मूवी का नाम क्या था, राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम था उस मूवी का, राजा हरिश्चंद्र। कब बनाई गई थी, 1913 में। तो इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा के फादर भी कहते हैं। ठीक है, इनके नाम पर ये अवार्ड चलते आ रहे हैं। ठीक है, इस साल का जो अवार्ड हुआ उसमें किसको अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर। तो बेस्ट एक्टर किसको मिला है, शाहरुख खान। कौन सी मूवी के लिए, तो जवान मूवी के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछे बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स में बेस्ट एक्टर किसको मिला, तो सैम बहादुर मूवी के लिए किसको मिला है, तो सैम बहादुर मूवी के लिए विकी कौशल को मिला है। ठीक है, आपसे पूछे इसके अंदर बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है, तो याद रखना बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है, एक तो रानी मुखर्जी। ठीक है, और उसके साथ दूसरी कौन है, नयनतारा। कौन है, नयनतारा। इन दोनों को बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है। अगर पूछे बेस्ट विलेन का किसको अवार्ड मिला है, तो बेस्ट विलेन अवार्ड किसको मिला है, तो बॉबी देओल को मिला है। किसको मिला है, बॉबी देओल को। कौन सी मूवी के लिए, तो एनिमल मूवी के लिए। ठीक है, ना कि, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर पूछे तो भी जवान के लिए मिला है। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर पूछे तो एनिमल मूवी के लिए मिला है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, Which country has recently hosted the यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस। व्हाट इज यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस, समझना यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है ना। आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन जाना चाहता है किसके अंदर, तो यूक्रेन जाना चाहता है नाटो में। अब व्हाट इज नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बना कब था नाटो, 1949 में। ठीक है, नाटो का काम क्या है, तो नाटो एक मिलिट्री ग्रुप है। ऐसा ग्रुप है, एक मिलिट्री ग्रुप है। ठीक है, इसमें कितनी कंट्री है नाटो के अंदर, तो याद रखना नाटो के अंदर टोटल कंट्री कितनी है, 30+1। पहले 30 थी, अब एक और बढ़ गई। कौन बढ़ गई, तो लास्ट ईयर 2023 में इसमें फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो इस नाटो में जाना चाहता है यूक्रेन, और ये पूरा ग्रुप किसका है, अमेरिका। अब अमेरिका में ये ऐड हो गया मान लो उस ग्रुप में, तो यहां पर कौन आके बैठ जाएगा बॉर्डर पे, अमेरिका। तो ये चाहेगा नहीं कि कभी ऐसा हो, तो इसने इस पे अटैक कर दिया। अभी तक इनके बीच में लड़ाइयां चली आ रही हैं, बहुत ज्यादा नुकसान भी हो गया। आपको शायद पता होगा दुनिया में सबसे ज्यादा जो व्हीट का प्रोडक्शन होता है, जो अनाज का जो प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा यूक्रेन में होता है। तो लास्ट ईयर हमने देखा था कि बहुत ज्यादा उसकी कमी भी आ गई थी, है ना, शॉर्टेज भी हो गई थी अनाज वगैरह की। ठीक है, अब समझना इस यूक्रेन को अगर इससे निकालना है, इस यूक्रेन को इस क्राइसिस से निकालना है, क्योंकि यहां पर क्या आ गए होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस। सब कुछ तो तबाह हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो इसको निकालने के लिए एक टारगेट बनाया गया कि अगले 10 सालों में इसको 486 लगभग $486 बिलियन रुपए चाहिएंगे, तब जाकर ये वापस नॉर्मल हो पाएगा जैसा ये पहले था। और अभी कहा गया कि इस साल के लिए एटलीस्ट इसको $15 बिलियन तो देने ही देने पड़ेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई कि इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है, ये कॉन्फ्रेंस कहां पर की गई है, तो जापान में की गई है। कहां पर, जापान। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
Recently, Shubman Gill has become the state icon of which state for the लोक सभा इलेक्शंस। देखो, जो अभी रिसेंटली आपको पता है लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, इसके अंदर जो शुभमन गिल हैं, क्रिकेटर हैं, ये क्या बन चुके हैं, पंजाब सरकार की तरफ से या पंजाब की तरफ से लोकसभा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब समझना, पंजाब मैंने इसलिए यहां पर ले लिया इसको क्योंकि क्रिकेटर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब समझना कि जो पंजाब है, इस पंजाब ने अभी रिसेंटली क्या किया, तो यहाँ के जो सीएम है, कौन है यहाँ के सीएम, सभी जानते होंगे, भगवंत मान। इन भगवंत मान को अभी रिसेंटली एक अवार्ड मिला था, है ना, एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था इनको, ठीक है। उसके बाद समझ रहा कौन सा अवार्ड मिला था, एक्सीलेंस अवार्ड मिला था इनको, ठीक है। और पंजाब में क्या हो रहा है, तो आपको पता है कि पंजाब में सबसे ज्यादा क्या है, तो पंजाब में सबसे ज्यादा ड्रग्स, है ना। पंजाब के ऊपर एक मूवी भी बनी थी ना, उड़ता पंजाब, तो ड्रग्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो उस ड्रग्स से ओवरकम करने के लिए एक इनिशिएटिव चलाया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, उसका नाम क्या है, तो होप इनिशिएटिव। क्या नाम है, होप इनिशिएटिव। किसने स्टार्ट किया है, तो याद रखना पंजाब गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसके साथ साथ याद रखना पंजाब ने डोर टू डोर सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी है कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम बनानी है, आधार कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है, ठीक है, लाइसेंस बनवाना है, जो भी सरकारी काम होते हैं, आपके घर पे आदमी आएगा, आपके सारे काम डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके वेरीफाई करके चला जाएगा। आपको दफ्तरों में नहीं जाना, दफ्तर आपके घर पहुंच जाएंगे। ऐसी फैसिलिटी इन्होंने शुरू कर दी है, जैसा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया हुआ है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। अच्छा, इन्होंने एक और बनाया था, एक्सीडेंटल मैप भी बनाया है, स्टेट इंडिया का पहला स्टेट जिसने एक्सीडेंटल मैप बना स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। वेयर वाज द 7th इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फॉर्म हेल्ड रिसेंटली। देखो अभी क्या हुआ, इंडिया और जापान के बीच में एक्ट ईस्ट फॉर्म। सबसे पहले ये समझना एक्ट ईस्ट फॉर्म क्या है। अगर मैं कहूं ये इंडिया है, ठीक है, तो जापान कहां पर पड़ता है, इस तरफ ही पड़ता है, तो हमारे ईस्ट में है, इधर ईस्ट में पड़ा। तो हमने एक पॉलिसी बनाई, कौन सी, एक्ट ईस्ट। कब बनाई है, तो ये हमने स्टार्ट किया, ये फॉर्म कब स्टार्ट किया, 2017 में। अभी कौन सा है इसका, 7th वर्जन है, ठीक है। किस लिए किया गया, इंडिया और जापान के बीच में डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है, ठीक है, जो हमारे सिक्योरिटी से कंसर्न जो भी रिलेशंस है, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस है, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। कभी आपस में लड़ेंगे नहीं इन सब बातों के लिए। तो किसके साथ हुआ है, तो इंडिया और जापान। और कहां पर हुआ है, तो न्यू दिल्ली के अंदर अभी वो कॉन्फ्रेंस या वो फॉर्म किया गया है, ठीक है। याद रखना जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ तो उसके बाद जापान ने बहुत से कंट्रीज के साथ एक पीस ट्रीटी की थी कि हम कभी भी फ्यूचर में लड़ेंगे नहीं। तो इन्होंने इंडिया के साथ भी एक ट्रीटी की थी। तो इंडिया एंड जापान इन दोनों के बीच में एक पीस ट्रीटी हुई थी, पीस ट्रीटी। और वो पीस ट्रीटी कब हुई थी, तो याद रखना 28 अप्रैल 1952 या 1952 में ये ट्रीटी की गई थी, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुआ, 2017 में। इस बार कहां पर हुआ, न्यू दिल्ली के अंदर, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और जापान आप लोगों को पता होगा 4 किस पे बना हुआ है, तो जापान 4 आइलैंड पे बना हुआ है, ठीक है। एक का नाम है होसु, होक्यूसु, होकाइडो और शिकाकू, ठीक है। 4 आइलैंड बने हुए, एक पे हिरोशिमा था, एक पे नागासाकी था, उसके ऊपर बॉम्ब डाल दिए गए, एक पे टोक्यो बना हुआ है। ऐसे 4 आइलैंड पे बने हुई कंट्री है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। इन विच ईयर वाज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इनेक्टेड। अब देखो ये जो पीएमएलए एक्ट है, ये पीएमएलए एक्ट आ क्यों गया न्यूज में समझना। तो आपने देखा होगा कि जो झारखंड है, उस झारखंड के जो सीएम थे, अभी एक्स सीएम कौन थे, तो आपको पता होगा हेमंत सोरेन। इन हेमंत सोरेन के ऊपर क्या लगे, करप्शन के चार्जेस लगे, ठीक है। और जब किसके अंदर, माइंस के अंदर करप्शन के चार्जेस लगे, ठीक है। तो इनको क्या किया गया, हटा दिया गया। हटाने के बाद नया जो सीएम बना वो कौन बन चुके हैं, तो चंपाई सोरेन। कौन बन चुके हैं इनके यहाँ के नए पीएम, चंपाई सोरेन, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इन हेमंत सोरेन के ऊपर पीएमएलए का एक्ट लगा हुआ है। तो व्हाट इज पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगर आप किसी भी तरीके से पैसे की लॉन्ड्रिंग करते हो, उसको कहीं ना कहीं से करप्शन करते हो, तो आपके ऊपर पीएमएलए के अंडर क्या हो जाएगा, केस चला दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, हेमंत सोरेन
सीएम तो नहीं रहे, लेकिन उनके पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये सीएम तो नहीं है लेकिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए तो है ना अभी, तो इनको असेंबली में जाने दिया जाए। तो जो पीएमएलए की जो कोर्ट होती है, याद रखना इनकी अलग से कोर्ट होती है, उसने उनको वहां पर ज्वाइन करने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया न्यूज में। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके साथ क्या सीन चल रहा है। और रिसेंटली जो ये पीएमएलए एक्चुअल में है क्या, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि बना कब था, 2002 में बना होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। When was the Central Board of Secondary Education established? देखो सीबीएसई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी ये पूछ रहा है, समझना। सीबीएसई प्री इंडिपेंडेंस की बात पूछे तो 1929 में एस्टेब्लिश कर दिया गया था। उसके बाद इसी को रिकंस्ट्रक्ट किया गया, इसी को दोबारा से बनाया गया, और दोबारा से ये कब बनता है, तो 1962 में इसकी फॉर्मेशन की जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। और ये न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि अभी मैंने कहा था कौन सी पॉलिसी आई थी, बैग फ्री पॉलिसी आई थी कि बच्चों के बैग का वजन कम किया जाए। कौन सा ऐसा स्टेट था जिसने ऐसा किया था, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।